जय हिंद दोस्तों आज हम ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया यानी अपवाह तंत्र का पार्ट 3 पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने अपवाह तंत्र का पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ चुका है और इसमें मैं अभी अपवाह तंत्र में हम हिमालय की नदियों को कवर कर रहे हैं। अभी मैंने जो पार्ट 1 में पढ़ा था गंगा नदी को कवर किया था, पार्ट 2 में हम सिंधु नदी को कवर किया हो और पार्ट 3 में आइए हम आज कवर करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि हम इसको एक मैप से समझेंगे, एक फिगर बना के समझेंगे और इसमें हम इसका थ्योरी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके चलेंगे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। दोस्तों चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब ब्रह्मपुत्र नदी, पहले हम जानेंगे ब्रह्मपुत्र नदी की इसका ओरिजिन कहाँ है, इसका मुहाना कहाँ है, कितने देशों से होके बहती है। पहले जो इम्पोर्टेंट किए कितने किलोमीटर, पूरा इसका कितने किलोमीटर में रेंज है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम समझते हैं। तो इसका उद्गम जो होता है दोस्तों, एक कैलाश पर्वत श्रेणी, आपका मानसरोवर के पास कैलाश पर्वत श्रेणी है, यहीं पे आपका एक झील पड़ता है मानसरोवर झील। इसी के निकट एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग हिमनद या चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। तो यहीं से इसका उद्गम होता है। जो ये मानसरोवर झील है, यहाँ से 3 नदियाँ, फेमस नदियाँ निकलती हैं, जिसे मानसरोवर झील है। इधर से आप चला जाता है सिंधु नदी और यहाँ से निकल जाता है सतलज नदी और इधर से निकल जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। इन सबको, ये सिंधु नदी, सतलज नदी, इस सब का मैंने डिस्कस कर दिया है इसके पिछले वाले वीडियो। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए, मैं वहाँ पे डाला, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। अब आइए हम आज स्टार्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बता दिया है, मानसरोवर झील के निकट से एक ग्लेशियर पाया जाता है यानी हिमनद पाया जाता है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, वहाँ से स्टार्ट होता है। ये अपवाह तंत्र 3 देशों से होके बहता है, कह सकते हैं 4 देशों से भी, तिब्बत और चाइना अलग अलग, तिब्बत और चाइना, भारत, बांग्लादेश। ये पूरा कवर करता है 2900 किलोमीटर। कितना? 2900 किलोमीटर को कवर करता है ये। ठीक है, आइए देखते हैं इसका लेंथ। टोटल लेंथ इसका है 2900 किलोमीटर और ये चाइना में कितना 1625 किलोमीटर बहता है। भारत में ये आप नोट करना कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी होती है भारत में कितना 916 या 917 किलोमीटर, मतलब 916 दशमलव कुछ है, तो लगभग 917 किलोमीटर मान लिया है। बांग्लादेश में 360 किलोमीटर। तो अब आइए हम देखते हैं किस किस नामों से कहाँ कहाँ पे जाना जाता है। चाइना के तिब्बत से जहाँ से ये ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है उसको हम नाम दिया गया है सांगपो नदी। क्या नाम दिया गया है? सांगपो नदी। और यारलुंग सांगपो भी इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को हम यारलुंग सांगपो भी कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही एंटर करती है इसका नाम सांगपो नदी से बदल के क्या हो जाता है? सियांग नदी। क्या? सियांग नदी, या फिर हम इसको कह सकते हैं दिहांग नदी। ठीक है, सियांग नदी या दिहांग नदी कह सकते हैं। जब ये असम में एंटर करती है, अब असम में एंटर करने के बाद इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। असम में एंटर करने के बाद ही ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है इसको। और बांग्लादेश में इसका नाम पड़ जाता है जमुना नदी और मेघना नदी लास्ट में, मेघना नदी के नाम से डेल्टा बनाते हुए इस बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आइए अब इसको मैप के जरिए समझते हैं। अब देखिए, ये हमारा तिब्बत एरिया है। कौन सा एरिया है दोस्तों? तिब्बत। ये तिब्बत वाला एरिया है। यहाँ पे एक ये ग्लेशियर पाया जाता है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, जैसा नाम यहाँ देख सकते हैं, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। और यहीं पे एक झील है। कौन सा झील? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील यहीं पे है, मैंने इसके पहले बता दिया। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट नदी निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है ये तिब्बत में होते हुए जाती है। तिब्बत में जब जाती है तो इसका नाम पड़ जाता है सांगपो नदी। क्या? कौन सा नदी? सांगपो नदी। तो ये जाके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के पास एक पर्वत है, नाम है नामचा बरवा पर्वत। क्या पर्वत? नामचा बरवा, जैसे फिगर में देख सकते हैं यहाँ पे नामचा पर्वत है। अब यहाँ से ये एंटर करती है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश यानी इंडिया में एंटर करती है। अब जब यहाँ पे ये एंटर करती है नामचा पर्वत के पास से, तो यहाँ पे एक दर्रा पाया जाता है। यहाँ पे एक दर्रा है, ये इधर नहीं है। इस दर्रे का नाम क्या है? यांगपा दर्रा। यांगपा दर्रा क्या होता है कि जैसे जो बड़े बड़े पहाड़ों में जो दरार पड़ते हैं, दरार पड़ने के बाद वहाँ पे एक रास्ता बना दिया जाता है। तो रास्ता से ये नदी फ्लो करती है, आने जाने का भी रास्ता दर्रा बनाया जाता है। ठीक है, तो वहीं ये नामचा बरवा
नामचा बरवा जो पर्वत है उसी पे एक दर्रा है यांगपा दर्रा, नाम याद रखना। यांगपा दर्रा से अरुणाचल नदी में, अरुणाचल प्रदेश में ये नदी प्रवेश करती है। जब ये यहाँ से टर्न लेती है तो एक गार्ज बनाती है। कौन सा गार्ज बनाती है? दिहांग गार्ज, याद रखना दोस्तों, दिहांग गार्ज बनाती है। कौन सा गार्ज बनाती है? दिहांग गार्ज बनाती है। तो आइए हम समझते हैं दिहांग मतलब ये गार्ज क्या होता है। दो तरह होता है, गार्ज और कैनियन। जैसे नदी जब अपने युवा अवस्था में होती है तो ये भी आकार से, जब नदी अपने युवा अवस्था में होती है तो ये भी आकार के पहाड़ों से बहती है। जैसे ये हमारा भी आकार है, ठीक है। जब नदी यहाँ से ये फ्लो करेगी, इसे भी आकार का बना रहता है, ठीक है। अब ये जो पर्वत है भी आकार का बनाता है, यहाँ से नदी फ्लो कर रही है। जब ये नदी फ्लो कर रही है तो ऑब्वियसली है कि ये पहाड़ पर से आ रही है, मतलब ऊपर से आ रही है तो बहुत तेज़ी से आएगी। तेज़ी से आएगी तो जो इसके अगल बगल के हैं पर्वत की, तो इसे काटते कूटते तो ये अपना रास्ता बना लेती है, ठीक है। काटते कूटते तो यह चौड़ा बना लेती है। जब ये गहराई ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे, जब यही चौड़ाई और गहराई थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो हम इसको बोलते हैं नाम गार्ज। क्या नाम बोलती है? गार्ज। और कैनियन क्या होता है? कैनियन ये आई आकार का होता है। आई आकार का, आई आकार का मतलब समझ रहे हैं? जैसे अब ये भी आकार का था तो भी आकार जब कट के इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे जो ये भी आकार था, यहाँ पे ऐसे भी आकार, तो ये कट के इस तरह से बन गया। अब यहाँ पे नदी फ्लो कर रही है, यानी गार्ज का ही विस्तृत रूप है कैनियन। गार्ज का ही विस्तृत रूप है कैनियन, ठीक है। अब गार्ज और कैनियन में आई थिंक आपको समझ में आ गया। गार्ज क्या होता है? भी आकार की। ये युवा अवस्था में जब नदियाँ बहती है तो उसे हम गार्ज बोलते हैं। जब ये प्रौढ़ अवस्था यानी बूढ़ी अवस्था हो जाती है तो कैनियन हो जाती है। तो ये कैनियन लंबा चौड़ा, अब ये सकरा नहीं है, यहाँ पे लंबा चौड़ा है। गार्ज का ही विस्तृत भाग है कैनियन। तो यहाँ पे गार्ज के ये अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के नाम, गार्ज दिहांग गार्ज और यांगपा दर्रा है, यहाँ से एंट्री करती है। अब जब अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है तो इसका नाम पड़ जाता है दिबांग नदी। दिहांग कहा जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है तो इसका नाम क्या पड़ जाता है? दिहांग, ठीक है। दिहांग पड़ जाता है। अब ये दिहांग नदी आगे जाती है तो यहाँ से ये इलाका तिब्बत का है। ये इलाका तिब्बत का, तिब्बत से दो नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है दिबांग नदी, एक निकलती है लोहित नदी। दिबांग नदी ये मिसमी की पहाड़ी है वहाँ पे एक तिब्बत में, वहाँ से दिबांग नदी निकलती है। और एक ग्लेशियर है जयाल छू ग्लेशियर, ठीक है, वहाँ से निकलती है लोहित नदी। तो ये दिबांग नदी, लोहित नदी आके यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश और असम का बॉर्डर है पासीघाट, तो वहाँ पासीघाट पे मिलती हैं दोनों। अब जब पासीघाट से मिलती हैं, अब ये असम में एंटर करती है। जब असम में एंटर करती है ये, तो इसका नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और ये पासीघाट और ये दोनों नदियाँ यहाँ पासीघाट के बगल में सदिया है। तो कभी कभी पासीघाट या सदिया पूछ लेगा, सदिया के पास ये दोनों एंटर करती हैं। और सदिया असम में पड़ता है, पासीघाट तो अरुणाचल प्रदेश में पड़ गया वहाँ पे बॉर्डर के पास, और सदिया हमारा असम में पड़ गया। तो इसलिए सदिया से लेके ये नीचे यहाँ पे आके देखिए, यहाँ पे धुबरी, सदिया से लेके धुबरी तक पूरा ये असम में ब्रह्मपुत्र की नदी से नाम से फ्लो करती है। अब ये जो दिबांग नदी है ये आके बाएं तरफ से मिलती है। मैंने इसके पहले वीडियो में बता दिया है। नदी जैसे ये नदी फ्लो कर रही है इधर, तो जब नदी इस साइड होके फ्लो कर रही है तो आपका ये इधर होगा राइट साइड यानी दाया, और इधर होगा लेफ्ट साइड बाया। जो नदियाँ इधर से आके एंटर करेंगी वो बोलेंगी इसकी बाएं सहायक नदियाँ हैं, जो इधर से आके एंटर करेंगी हम बोलेंगे इसकी दाएं सहायक नदियाँ हैं। तो दिबांग और लोहित कैसी नदियाँ हैं? इसकी बाएं साइड से आते हुए, बाएं दिशा से आते हुए इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब ये लोहित की नदी के बारे में देख लेते हैं। लोहित नदी एक्चुअली क्या है, जब ये फ्लो करती है ना तो ये अपने साथ लाल तरह की रेड कलर का अवसाद लेके बहती है। अब अवसाद क्या होता है? अवसाद जैसे होता है कले, ये छोटे छोटे कण होते हैं। अवसाद क्या होता है? छोटे छोटे कण। कैसे कण? अब ये जो नदियाँ निकल रही हैं पर्वत से, जब पर्वत से टकराते होते वहाँ से छोटे छोटे बालू, कण, पंकड़ और ये मतलब पेड़ पौधे ये सब चीज़ें लेके बहती हैं, ठीक है। अब ये सब उसका कलर कैसा वहाँ पे? ये रेड कलर का है। जो अवसादे है इसका रेड कलर को लेके बहती है, इसलिए हम इसे खूनी नदी बोलते हैं। कौन सी नदी? इसे हम खूनी नदी बोलते हैं। किसको? लोहित नदी को हम खूनी नदी भी बोलते हैं। अब लोहित नदी आगे जाती है तो असम में एक ब्रिज बनाया गया है लोहित नदी पे, उसका नाम है
भूपेन हजारिका ब्रिज। क्या नाम है? भूपेन हजारिका। अभी हम इसके आगे इसको अच्छे से थ्योरी के पार्ट में बताया हो, लिख के बताया हो, तो बस आप यहाँ पे बस समझिए और आगे आप थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चन लगाइए। तो ये भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया है। अब भूपेन हजारिका ब्रिज क्यों बनाया गया, क्या कारण था भूपेन हजारिका ब्रिज बनाने का? भूपेन हजारिका ब्रिज, जैसे ये सदिया जगह देख रहे हैं आप ना, सदिया असम में है। एक मिनट, मैं इधर बगल फिगर बनाता हूँ, आप यहाँ देखिएगा। ये हमारा आ रहा लोहित नदी। कौन सा? लोहित नदी। ठीक है, लोहित नदी आया। अब यहाँ पे हमारा एक जगह है सदिया, और ये असम में पड़ता है सदिया। कहाँ पड़ता है? असम में। और एक यहाँ पे है ढोला, DHO, ढोला। ढोला कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अब यहाँ सदिया और ढोला, मतलब सदिया से ढोला जाने के लिए हमको कितना कवर करना पड़ता था? 165 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 165 किलोमीटर कवर करना होता था। अब इसी को सदिया और ढोला, इन दोनों को कवर करने के लिए यहाँ पे एक वही ब्रिज बना दिया गया, भूपेन हजारिका ब्रिज। इसी पे ब्रिज बनाया गया। यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं भूपेन हजारिका ब्रिज बनाया गया। अब सदिया और ढोला का ये ब्रिज बनने के बाद इसका ये 165 किलोमीटर ख़त्म होकर कितना बचा? 9.16 किलोमीटर। यानी 165 किलोमीटर की दूरी अब हम 9 किलोमीटर में ही कवर कर लेंगे। किसकी वजह से? भूपेन हजारिका नदी की। अब ये भूपेन हजारिका ही नाम क्यों पड़ा? एक्चुअली भूपेन हजारिका असम के ये बहुत प्रसिद्ध गायक और बहुत फेमस कवि थे, गायक। और अभी इन्हें हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, इसलिए ही इन्हीं के नाम पे, भूपेन हजारिका के नाम पे ये ब्रिज पड़ा। अब ये जो नदी है अब ब्रह्मपुत्रा के नाम से फ्लो कर रही है। आगे जाते हैं तो एक ब्रिज और पड़ता है, ये डीमाजी और डिब्रूगढ़, दो लोगों को जोड़ता है। और इस ब्रिज का नाम हम लोग रखे हैं बोगीबील ब्रिज। आगे मैं डिस्कशन में बताया हूँ, बोगीबील ब्रिज रखे हैं। ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर बनाई गई है। अब जो ये बोगीबील ब्रिज है दोस्तों, ये वाला, ये इसकी लंबाई है कितना? 4.94 किलोमीटर की ये बोगीबील ब्रिज। ये बोगीबील ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो कि नीचे की तरफ से ये ट्रेनें चलेंगी और ऊपर की तरफ से ये चलेंगी, यहाँ पे जैसे गाड़ी मोटर चलेंगी, और नीचे की तरफ से ट्रेनें चलेंगी। तो बोगीबील ब्रिज पूछ सकता है किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ पे है? असम में है। किसको जोड़ती है? डीमाजी और डिब्रूगढ़ को जोड़ती है। अब आके हम देखते हैं, तो आगे हम जब जाएंगे तो ये जो नदियाँ है ना, जो ये ब्रह्मपुत्र नदियाँ बहती है असम में ना, ठीक है, जो ब्रह्मपुत्र नदियाँ असम में बहती हैं, तो ये एक गुम्फित जलमार्ग बनाती हैं। कौन सा जलमार्ग दोस्तों? गुम्फित जलमार्ग। अब पूछोगे आप कि ये गुम्फित जलमार्ग क्या होता है? गुम्फित जलमार्ग बनाती हैं। अब गुम्फित जलमार्ग क्या होता है? जब ये यहाँ पे दो नदियाँ जैसे दिबांग और लोहित आई थी ना, दिबांग और लोहित नदियाँ जो इसकी ट्रिब्यूटरी है वो बहुत ढेर सारा पानी लेके आती है। जब एंटर करती है यहाँ पे, तो ये नदियाँ इधर बहुत फैलाव में एकदम हो जाता है। अब बहुत फैलाव होने के कारण ही यहाँ पे असम है ना, ये पूरा क्षेत्र असम में बाढ़ आ जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ब्रह्मपुत्रा नदी असम की शोक नदी भी बोला जाता है, असम की शोक नदी। अब ये बाढ़ लाती है, और ये जो ये गुम्फित जलमार्ग होता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच ये छोटे छोटे द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। ये सब यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप का निर्माण कर लेते हैं। इसी में से एक बड़ा सा द्वीप है जिसको हम बोलते हैं माजुली द्वीप, माजुली नदी द्वीप। ये नदी पे बनाया गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है। नदी पर, समुद्र में नहीं, सागर में नहीं, नदी पर माजुली नदी द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है, अभी इसे हाल ही में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया है। और माजुली जो नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच स्थित होती है, जिसके कारण इसकी जो बहुत भूमि है बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है और यहाँ से धान की खेती की जाती है। तो आपको आई थिंक माजुली द्वीप समझ में आ गया। क्वेश्चन पूछता है माजुली द्वीप के ऊपर किस नदी पे बना है, बहुतों बार क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको ध्यान में रखना, ये बना है ब्रह्मपुत्र नदी पे। तो ठीक है, तो ये आगे चलती है। जब माजुली द्वीप के थोड़ा सा ही आगे चलती है तो एक इसको दाएं तरफ से आती है नदी सुबनसिरी नदी तिब्बत से निकलती है, दाएं तरफ से आती है। इसकी ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। ज़्यादा कुछ पढ़ो मत, बस ये इतना जानो कि ये ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सुबनसिरी।
कौन सी नदी है? सुबनसिरी। अब इधर से एक लेसोंग चोटी पड़ता है। अब ये लेसोंग चोटी आपका कहाँ है? नागालैंड में। कहाँ पे है? नागालैंड में। नागालैंड में लेसोंग चोटी है, वहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है धनसिरी। धनसिरी नदी निकली आके ब्रह्मपुत्रा नदी में मिल जाती है। उसके आगे जब बढ़ेंगे तो ये कामेंग, ये सब पूरा पार्ट तिब्बत का है। ये पूरा पार्ट तिब्बत का ही है। तो यहाँ से एक नदी निकलती है कामेंग नदी। कामेंग नदी आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। कामेंग नदी के बगल में ही पक्के टाइगर रिजर्व पाया जाता है। कौन सा टाइगर रिजर्व? पक्के टाइगर रिजर्व, कामेंग नदी के बगल में। अब ये आगे जाएगी तो यहाँ से एक कपिली नदी निकलेगी। कौन सी नदी? कपिली नदी निकलेगी। जाके बाएं तरफ से ब्रह्मपुत्रा नदी मिलती है। अब आगे जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी। एक तिब्बत से एक बहुत इंपॉर्टेंट नदी निकलती है मानस रिवर। आप लोग पढ़े होंगे मानस नेशनल पार्क। असम का सबसे फेमस नेशनल पार्क कौन? असम नेशनल, मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, ये सब असम के बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। तो ये नेशनल पार्क किस नदी किनारे पड़ता है दोस्तों? मानस नदी किनारे। अब हम आगे फ्लो कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं तो एक नदी और इम्पॉर्टेंट निकलती है जिसका नाम है संकोच रिवर। संकोच रिवर ये दाएं तरफ से आके मिलती है। अब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारा पड़ता है सिक्किम। अब हम आ जाइए सिक्किम। और सिक्किम में एक झील है चोलामू झील, और यहाँ पे एक ग्लेशियर भी है जिसका नाम है जेमू ग्लेशियर। जेमू ग्लेशियर से ही एक झील है चोलामू झील। एक्चुअली ग्लेशियर के पास जो भी झीलें होती, जो भी नदी होती है, सूखती नहीं है, उनमें पानी हमेशा रहता है। जैसे ग्लेशियर है, ग्लेशियर में वहाँ पे बर्फ़ जमा है, बर्फ़ फिर बाद में पिघलेगा तो पानी बनेगा, पानी वही हमेशा फ्लो करता रहता है। तो जो सिक्किम में चेलामू ग्लेशियर है, वहाँ से एक इम्पॉर्टेंट नदी निकलती है तीस्ता नदी। अब देखिए, अब तीस्ता नदी निकलती है। अब तीस्ता नदी ये आके दाएं साइड से ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। किसमें? ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। यही बीच में जलपाईगुड़ी ये तीस्ता नदी के पास पड़ता है। जो हम लोग घूमने जाते हैं दार्जिलिंग, यहीं पे पड़ता है। एक्चुअली जो ये तीस्ता नदी है ना, 1787 से पहले ये इसकी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नहीं थी। ये जो इधर से गंगा नदी आती थी, जब बांग्लादेश में ये नदी पहुंचती थी तो पद्मा नाम से हो जाती थी। क्या नाम से? पद्मा नाम से हो जाती थी गंगा नदी। तो ये पद्मा, तो ये पहले ये जो सिक्किम था, ये तीस्ता नदी था, पहले पद्मा की सहायक नदी थी। लेकिन 1787 के बाद ये ब्रह्मपुत्रा नदी की ये हो गई। अब पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये जो तीस्ता नदी है ना, अपना जलमार्ग बदलती रहती, कभी इधर फ्लो करेगी, कभी उधर फ्लो करेगी, ऐसे करते करते लेकिन सबसे ज़्यादा फिर ये पानी इसका जाने लगा इसमें ब्रह्मपुत्र नदी में। इसलिए हमने इसको वो करके ये कर दिया कि ये तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। इसी कारण ही ये जो तीस्ता नदी है, तीस्ता विवाद नदी, पूछता है क्वेश्चन, तीस्ता विवाद नदी किन किन देशों के बीच में है? तो तीस्ता विवाद नदी भारत और बांग्लादेश के बीच में ये विवाद है। तो आके यहाँ मिल जाती। अब यहाँ से ये नदी फ्लो करेगी कहाँ पे? बांग्लादेश में। इसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर दी। अब नाम पड़ गया इसका जमुना। क्या नाम पड़ गया? जमुना। अब जमुना के नाम से ये फ्लो कर रही है। जब जमुना के नाम से ये फ्लो करते, इधर से एक नदी आके मिलती है पद्मा। अब पद्मा और जमुना जब मिलती हैं तो ये अभी मेघना नहीं बोलेंगे, अभी ये पद्मा के नाम से बहती है। यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, यहाँ एक जगह है नागालैंड। नागालैंड जगह, ये पूरा नागालैंड जगह है। यहाँ पे एक पहाड़ी पड़ती है जाओ पाओ पहाड़ी। जाओ पाओ पहाड़ी से एक इम्पॉर्टेंट नदी निकलती है बराक नदी। कौन सी नदी निकलती है? बराक नदी। तो बराक नदी जो है ये नागालैंड से निकलती है, उसके पास ये मणिपुर में जाती है। अब मणिपुर में जाते ही यहाँ पे एक घाटी पड़ता है सुरमा घाटी। जब ये सुरमा घाटी में एंटर करती है तो बराक नदी का नाम सुरमा नदी हो जाता है। अब ये आगे चल के मिज़ोरम में पहुँचेगी। मिज़ोरम के बाद जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम पड़ जाता है मेघना, ठीक है, मेघना पड़ जाता है। अब ये जो ये जमुना नदी ये पद्मा नदी आ रही है और मेघना नदी, अभी देखिए पद्मा नदी आ रही है हमारा और मेघना नदी। अब यहाँ पे दोनों मिलती है आगे चल के मेघना और पद्मा यहाँ पे। अब इसके बाद ही इसका नाम फिर पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र नदी का मेघना नदी, ठीक है। अब मेघना नदी जाके, ठीक है, अब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एक डेल्टा बनाती है, बे ऑफ बंगाल ये समुद्र में एक डेल्टा बनाती है। अब ये डेल्टा होता क्या है?
अब डेल्टा क्या होता है, जैसे जब ये हमारी कोई भी नदी है, जैसे ये पर्वत है, ठीक है, अब यहाँ से हमारी कोई नदी निकल, अब नदी जब यहाँ से निकलती है तो बहुत तेज़ी से निकलती है, बहुत तेज़ी से निकलने के बाद ऊंचाई से आ रही है ना, अब ये छोटे छोटे कंकड़ अवसाद मौसाद सब कुछ लेते हुए, कंकड़ बालू मिट्टी सब कुछ लेते हुए हम आती है। जब ये प्लेन में पहुँच जाती है तो इसका जो फ्लो होता है, जो उसकी स्पीड होता है, धीमा हो जाती है। अब जब इसकी स्पीड धीमा हो जाती है तो जब ये जहाँ किसी भी सागर समुद्र या झील में मिलती है तो जो ये अपने साथ अवसाद लाती है, ये अगल बगल सब जमा कर देती है। यहाँ पे ये जमा कर देती है, जब जमा कर देती है काफ़ी ढेर सारा फैलाव होता है, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा। अब ये डेल्टा जो है पश्चिम बे ऑफ बंगाल में बनाती, इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा। कौन सा नाम है? सुंदरवन डेल्टा। अब ये सुंदरवन जो डेल्टा है ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। सबसे पहले जानिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा है। कौन नदी बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है और गंगा नदी बनाती है। इसका ये मुहाना यहीं पे, अब ये मुहाना कहाँ पड़ता है आपका? चांदपुर में। सुंदरवन का डेल्टा यहीं चांदपुर में बनाती है। ठीक है, तो आप यहाँ तक आई थिंक समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, संस्कृत भाषा में ब्रह्मपुत्र नाम का अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। ठीक है, भारत में प्रभावित होने वाली नदियों की कुल लंबाई के आधार पर सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। आगे देखते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जहाँ एंटर करती है। अरुणाचल प्रदेश में ये नामचा बरवा पर्वत है, मैंने बताया था वहाँ पे, वो दक्षिण की तरफ मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है और वहाँ पे एक महाखंड यानी गार्ज का निर्माण करती है, जिसको बोला जाता है दिहांग गार्ज बोला जाता है। अब अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक इंपॉर्टेंट नदियाँ आती हैं, दिबांग नदी और लोहित नदी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती हैं। अब हम असम को देखते हैं। जब ब्रह्मपुत्र नदी असम में सदिया नामक स्थान से प्रवेश करती है और असम में सदिया से लेकर धुबरी तक, जो यहाँ पे था असम से लेके ये सदिया से लेके धुबरी तक। ठीक है, तो इसी कारण ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित मैदान ये असम का मैदान बोला जाता है। जो ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है ये मैदान, इसको असम का मैदान कहता है। पूर्वांचल में सबसे बड़ा मैदान कहलाता है ये। असम में ही नदी की शाखाएं मिलकर माजुली द्वीप बनाती हैं। ठीक है, जो ये मैंने बताया था ना, इधर जब इसका फ्लो इधर हो जाता है और बहुत सारी जो नदियां आके मिलती है ना, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप बनते हैं। उसी में से एक द्वीप है माजुली द्वीप। अब माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी पर निर्मित द्वीप है। किस पे? नदी पर निर्मित द्वीप है। माजुली द्वीप को असम में एक नदी जिला भी घोषित किया गया है और यहाँ पर भूमि उपजाऊ है, इसलिए धान की खेती के लिए बहुत फेमस है ये। आगे देखते हैं, असम में मानस नदी, सुबनसिरी नदी आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। मैंने अभी बताया था आपको। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में असम का शोक कहते हैं। क्यों कहते हैं बता दिया है। बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है ये ब्रह्मपुत्र नदी तो नाम पड़ जाता है क्या? जमुना। जब बांग्लादेश में प्रवेश करते है जमुना पड़ जाता है और बांग्लादेश में ही तीस्ता नदी आकर जमुना नदी में मिल जाती, मतलब जमुना नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी को हम पद्मा कहते हैं। ठीक है, उधर से जब इधर से आ रही है गंगा नदी यहाँ पर आ और इधर से आ रहा है जमुना नदी। गंगा नदी को हम लोग क्या बोलेंगे? पद्मा नदी। ठीक है, और ये इधर से आ रहा है जमुना नदी। और दोनों मिलके ये पद्मा का निर्माण करते हैं, पद्मा नदी से नाम से बहती हैं। बाद में मणिपुर से निकलने वाली, यहाँ से मैंने बताया था ना, मणिपुर या नागालैंड के दोनों के बॉर्डर पे मणिपुर से निकलने वाली बराक नदी बांग्लादेश में आके मेघना के नाम से मिल जाती है। तो जब बांग्लादेश में पद्मा नदी से मिलती है तो इन दोनों नदियों की संयुक्त धारा मेघना नदी कहलाती है। और यह मेघना नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आइए हम देखते हैं बाएं तरफ से जो ब्रह्मपुत्र में नदी मतलब नदी आके मिल रही है बाएं से। एक तो दिबांग नदी था। दिबांग नदी सिकांग अरुणाचल प्रदेश में मिसमी की पहाड़ी से निकल के आती है, दिबांग नदी मिलती है। अब यहाँ पे एक लोहित नदी आई थी। लोहित नदी जायल छू ग्लेशियर से निकलती है। लोहित नदी पर एक ब्रिज है, भूपेन हजारिका ब्रिज के बारे में बता दिया था। ये अपने साथ लाल अवसाद लाती है, इसलिए खूनी नदी भी कहा जाता है। अब ये धनश्री नदी भी एक इधर से आके मिली थी। ठीक है, धनश्री नागालैंड राज्य के लैसांग चोटी से निकलती है वहाँ से और बाईं ओर से आके ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। और कपिली नदी भी थी, सुरमा घाटी से आती। और बराक नदी मैंने बताया था नागालैंड राज्य के माउंट जेपेओ ग्लेशियर से निकलती है। फिर मणिपुर में बराक नदी का नाम बराक नदी रहता है, से होकर ये जब सुरमा घाटी में आती है तो सुरमा घाटी में इसका सुरमा नदी हो पड़ जाता है। अब सुरमा नदी बांग्लादेश में इसका नाम मेघना नदी पड़ जाता है। तो देखिए, बराक नदी जब स्टार्ट निकलती है, बराक नदी, सुरमा नदी, मेघना नदी, 3 नाम है इसके। और कोलंग नदी, बूढ़ी दिहांग, ये इतनी इसकी बाएं साइड की ट्रिब्यूटरी थी।
अब दाएं साइड से जो आके नदियाँ मिलती हैं इसके बारे में देखिए। हम सुबनसिरी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। सुबनसिरी नदी दाएं साइड से आके मिलती है और ये ब्रह्मपुत्रा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, ये तिब्बत से निकलती है। रंगा नदी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैंने ले लिया है। और ये संकोच नदी मैंने बताया ही था आपको। और तीस्ता नदी भी मैंने आपको बता दिया था इसके बारे में हिस्ट्री। ठीक है, देखिए तीस्ता नदी जल विवाद किसके किसके बीचों में है? बांग्लादेश और भारत के बीच में है। ये सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है इसको। अब देखते हैं मानस नदी और कामेंग नदी, दो और नदियाँ थी इसकी जो दाएं हाथ से आती थी। अब लेफ्ट जो बाएं साइड से आती है उसका हम एक छोटी ट्रिक देखते हैं। दबंग लोहित देख धन्नो को। दबंग से दिवांग हो गया, लोहित हो गया, देख से दिखू नदी हो गया, धनश्री नदी, और को से कोलंग नदी या कपिली नदी। अब ये देखिए राइट साइड से जो आ रही नदी है उसका एक छोटी ट्रिक देख ली। दीपावली की शुभकामना सेनोरिता। दिवाली की शुभकामना मैंने सेनोरिता, एक कोई लड़की थी उसको दिया। दिवाली से दिहंग नदी हो गया, और शुभ से सुबनसिरी हो गया, का से हो गया कामेंग नदी हो गया, मना से हो गया मानस नदी हो गया, और सेनोरी मतलब संकोच नदी हो गया, और ता से हो गया तीस्ता नदी। आई थिंक आप लोग इसको अच्छे से देख लिए होंगे। चलिए स्टार्ट देखते हैं अगला। अब हम देखते हैं एमसीक्यू प्रीवियस ईयर पेपर जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये तिब्बत क्षेत्र यहाँ से निकला, भारत में एंटर किया ब्रह्मपुत्र नदी। यहाँ पे इसको हम तिब्बत में क्या बोलते हैं? यारलुंग जांगपो नदी बोलते हैं। जब ये भारत में पहुँचती है तो हम इसको क्या बोल देते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी से नाम से जानने लगते हैं। ठीक है, ये तिब्बत के मान सरोवर के पास जिस नदी का स्रोत है मैंने बताया था ये तिब्बत है। यहाँ से निकलती है सिंधु नदी, यहाँ से सतलज नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी आके मिल जाती है। तो उपयुक्त सभी आंसर। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? मैंने बताया था सांगपो या सांगपो नदी, मतलब यह सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र नदी की अपवाह क्षेत्र कहाँ है? ये चाइना से चलेगा। ठीक है, भारत में आएगा, बांग्लादेश और चाइना के पास है तिब्बत। ये 4 जगह से फ्लो करती है। कौन सी नदी सहायक नदी है ब्रह्मपुत्र की? दिबांग नदी मैंने पढ़ा था, बाएं साइड से आएगी। कामेंग नदी, ठीक है, लोहित नदी, ये हमारा तीनों है। ठीक है, इनमें से सबसे बड़ा नदी बेसिन किस नदी का है? अब ये नदी बेसिन पूछा है, मैंने एक क्वेश्चन इसलिए लिया था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये ब्रह्मपुत्र नदी, ये गंगा नदी है। इनमें सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा नदी का है। डेल्टा का निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, मैंने बताया था ना कि ये पर्वत है, यहाँ जब नदियाँ निकलती हैं तो बहुत तेज़ फ्लो करती है, मैदानी में आके इनका धीमा हो जाता है स्पीड। और जो ये सागर मिलने से पहले ये ऊंचाई पे फ्लो करती है तो इसलिए इनका धीमा हो जाता है स्पीड, और ये नदी यहाँ पे डेल्टा का निर्माण कर देती है, गिरती है। तो जो नदी प्रवाह होता है निर्बल हो जाता है, मतलब कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, कपिली इनमें से किसकी सहायक नदी है? मैंने बताया था आपको ब्रह्मपुत्र को। ब्रह्मपुत्र नदी अपने गुम्फित अफवाह के लिए जानी जाती है। गुम्फित अफवाह मैंने बता दिया था आपको, गुम्फित अफवाह क्या होता है। जैसे ये नदी फ्लो कर रही है तो बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ आके मिलेंगी या इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई असम में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, करीब 15 से 16 किलोमीटर तक ये बढ़ जाती है, इतना दूरी बढ़ जाती है। इसी को हम लोग गुम्फित जलमार्ग बोलते हैं, गुम्फित अफवाह बोलेंगे। अभी छोटे छोटे द्वीप हो जाएंगे, यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप है। इसी में एक बहुत बड़ा द्वीप है जिसे हम बोलते हैं माजुली द्वीप, तो ये पड़ता है असम में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? दिबांग, लोहित, मानस, ये तीनों नदी हैं। ब्रह्मपुत्र निम्नलिखित में से एक गार्ज बनाती है जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, क्या कौन सा नाम गार्ज बनाती है? ये दिबांग गार्ज या कोरबा गार्ज भी बोलते हैं इसको, कभी कभी क्या बोलते हैं? दिबांग गार्ज या कोरबा गार्ज बोलते हैं। हमारा आंसर होगा ये कोरबा गार्ज या दिबांग गार्ज। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस नदी के साथ संयुक्त रूप से अपने मुहाने पर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यानी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? मैंने बता दिया था, ये पद्मा के नाम से। जो ब्रह्मपुत्र नदी पद्मा से आके मिलेगी तो मेघना के नाम से सुंदरवन डेल्टा बनाएगी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्रवेश करती है? तो ये अरुणाचल प्रदेश और असम, ए और बी, अरुणाचल प्रदेश और असम में प्रवेश करती है। तो थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू दोस्तों।